दोस्तों, भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य के बारे में अनिश्चितता के बावजूद अनियमित डिजिटल एसेट्स, विशेष रूप से बिटकॉइन ने 2020 के बाद से लुभावनी बढ़ोतरी की है। विभिन्न घरेलू क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस के डेटा से पता चलता है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ से अधिक भारतीयों ने परिसंपत्ति वर्ग में इसमें निवेश करा है। इस साल नवंबर में 10 अरब डॉलर का आंकड़ा छू गया है। क्रिप्टो करेंसी अपनाने वालों की बढ़ती संख्या देश में निवेश प्रतिमान के बदलाव का सुझाव देती है, जो सोने और अन्य सुरक्षित संपत्तियों में अधिक बार निवेश करने के लिए जाना जाता है। तो आज मैं ऐसे ही एक एक्सपर्ट के साथ बैठा हूं, जो कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में काफ़ी ज्ञात हैं। मैं बैठा हूं शारदा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के प्रोफेसर श्री अंकुर अग्रवाल जी के साथ। तो चलिए उनसे थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या और कैसे हम इस पे निवेश कर सकते हैं, और तमाम ऐसे सवाल जो आपके मन में इस विषय पर आए होंगे। अपना कीमती समय देने के लिए हमें काफी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्रिप्टो के जगत में शब्द बिटकॉइन का काफी यूज होता है, तो थोड़ा सा हमें ज्ञात करें कि बिटकॉइन आखिर है क्या और बिटकॉइन की शुरुआत कैसे हुई। ये एक इस तरह की डिजिटल करेंसी है जिसमें कि जो भी आपका सारा लेन देन होता है, उसका सारा जो लेखा जोखा होता है, वो एक सेंट्रलाइज्ड लेजर के अंदर एकत्रित हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएटरी यानी कि कोई भी आपका बैंक, कोई थर्ड पार्टी, कोई सेंट्रल बैंक, कोई भी इन्वॉल्व नहीं रहता है। और इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी पीयर टू पीयर चलती हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एक क्रिप्टो करेंसी है। पब्लिक लेजर सभी नोड्स पे, जितने भी नेटवर्क होते हैं इंटरनेशनली, सभी नोड्स पर उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। जो भी आपका लेन देन है वो सब स्टोर हो जाती है। जी सर, तो पब्लिक लेजर का यहाँ पे काफी अहम रोल है इसका मतलब। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बताएं कि 2013 में आई हुई ये क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है, इसको आखिर बनाया किसने और इसकी शुरुआत करने वाला था कौन? बिटकॉइन का सही से ये नहीं पता है कि इसके पीछे एग्जैक्टली कौन है, बट 2008 में ये माना जाता है एक नाम सतोशी नाकामोटो, इन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था और पहला बिटकॉइन जो है ईयर 2009 में इन्होंने जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो इसके जनक जो माने जाते हैं वो सतोशी नाकामोटो माने जाते हैं। जी सर, सतोशी नाकामोटो ने यानी ये बिटकॉइन को जन्म दिया और वही थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी। जी। अब आगे एक बहुत अहम चीज आती है कि उन्होंने शुरुआत तो करी, लेकिन ये अभी भी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी माइनिंग हो रही है इसकी। तो थोड़ा सा मैं बताएं कि ये माइनिंग आखिर है क्या और इसकी माइनिंग बिटकॉइन की कैसे होती है आखिर? माइनिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है जिससे कि हम नए बिटकॉइंस जनरेट कर सकते हैं, और ये एक बिटकॉइन जनरेट करने का एक तरीका है जो कि क्रिप्टोग्राफी है। एक पजल अटैच रहती है, उस पजल को सॉल्व करना होता है, जो कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, और इसको सॉल्व करने के बाद उस करेंसी को वेरीफाई करते हैं, वर्क को वेरीफाई करते हैं रादर, और तब ये एक नया बिटकॉइन जनरेट होता है। तो जो माइनर होता है, जब वो इसको माइन करता है, उसको कुछ इंसेंटिव मिलता है जो कि एक प्री डिफाइंड होता है, और वो बेसिकली कुछ अमाउंट उसको एज अ कमीशन कह लीजिए, एज अ फी कह लीजिए, उस माइनर को मिलती है, एज अ इंसेंटिव कह लीजिए, उस माइनर को मिलती है। सो बेसिकली माइनिंग एक प्रोसेस है जिससे कि बिटकॉइन डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो अभी हम करेंसी यूज करते हैं यानी इंडियन नेशनल रुपी, तो इसको तो हम अपने जेब में रखे हुए बटुए में रख लेते हैं, लेकिन बिटकॉइन को आखिर हम कहाँ रखें, क्योंकि वो तो एक डिजिटल करेंसी है। तो बिटकॉइन को हम कहाँ रखें, क्योंकि वो तो एक डिजिटल करेंसी है। तो बिटकॉइन को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, और क्या इसके लिए भी किसी खास तरह के बटुए यानी वॉलेट की जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल, बिटकॉइन को हम बिटकॉइन वॉलेट में रख सकते हैं, जो कि एक डिवाइस है, और यू कैन से
ये एक डिजिटल वॉलेट होता है। इस बटुए की बेसिकली प्राइवेट की होती है और वो की जो यूज होती है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, वो की को हम यूज कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति उस प्राइवेट की को अगर जानता है तो वो उसको यूज कर सकता है, उस बटुए को यूज कर सकता है। जहां तक इस वॉलेट का सवाल है, ये कई तरीके के वॉलेट होते हैं। डेस्कटॉप वॉलेट होता है, हार्डवेयर वॉलेट होता है, वेब वॉलेट होता है, मोबाइल वॉलेट होता है। इस तरह के कई सारे वॉलेट्स होते हैं। ये बेसिकली डिजिटल करेंसी को रखने के लिए ही यूज होते हैं। मतलब बिटकॉइन को हम एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। एग्जैक्ट, जैसा कि आपने बताया। अब हमें बताएं सर कि इसमें मैंने सुना है और मुझे ज्ञात हुआ है बिटकॉइन का खुद का एक एड्रेस भी होता है जिसके द्वारा इसे हम भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा ज्ञात करें सर कि ये कैसे काम करता है और इस एड्रेस को हम कहां से देख सकते हैं। जी, बिटकॉइन का जो एड्रेस होता है दैट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर, एक यूनिक नंबर होता है, यू कैन से एक वर्चुअल एड्रेस या वर्चुअल लोकेशन होता है, यू कैन से, जहां पर हम इसको सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी करेंसी को ईमेल के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, सेम इसी तरह से जो बिटकॉइन का एड्रेस होता है विच इज अ यूनिक आइडेंटिफायर, वी कैन सेंड अक्रॉस टू दैट वर्चुअल लोकेशन। ये इसका यूज होता है। जी सर, तो मतलब बिटकॉइन को भेजने के लिए उसका एड्रेस तो बहुत जरूरी है। जी, और अब हमें बताएं सर कि जैसे इंडियन नेशनल रुपी की देखभाल के लिए तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट करती है, लेकिन बिटकॉइन तो पूरे दुनिया भर में है और बिटकॉइन की देखभाल कौन कर रहा है और बिटकॉइन को कौन संभाल रहा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यही इसका यूनिक फीचर भी है और यही एक बोन ऑफ कंटेंशन भी है कि हु विल टेक केयर ऑफ दिस। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रलाइज्ड बॉडी इसको बेसिकली टेक केयर नहीं करती है। दिस इज एब्सोल्युटली अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, इसमें पीयर टू पीयर वर्क होता है, ट्रांजैक्शन होता है। जो वर्क वेरीफाई होता है वो सभी पीयर ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा होता है। इसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी नहीं है। माइनर्स जो होते हैं, दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर माइनिंग पर्पस टू क्रिएट न्यू करेंसी, न्यू बिटकॉइन इन द प्रोसेस, और वर्क को वेरीफाई करने के लिए भी वही माइनर्स काम में आते हैं। मतलब ये जो पूरी करेंसी दुनिया भर में फैली हुई है, इसकी देखभाल कोई एक आदमी नहीं कर रहा है और ना ही कोई एक एजेंसी, यानी सब लोग मिलके इसको देख रहे हैं और संभाल रहे हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा हमें बताएं कि कई लोग जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं, तो वो इन्वेस्ट करने के समय प्राइस की फ्लक्चुएशन को काफी ध्यान में रखते हैं, जैसे कि स्टॉक में रखा जाता है। तो इसके प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होते हैं? क्योंकि स्टॉक के प्राइसेस में तो काफी सारे फंडामेंटल्स और जरूरी चीजें आ जाती हैं जो प्राइस की फ्लक्चुएशन देखती हैं, लेकिन बिटकॉइन के प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करते हैं सर? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बिटकॉइन के अंदर कोई भी सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी नहीं है। सो मॉनिटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी रेट एक्सेट्रा जो भी होते हैं, ये सभी इस वैल्यू को, बिटकॉइन की वैल्यू को फ्लक्चुएट नहीं करा पाते। इनका फ्लक्चुएट होने का मेन रीजन है सप्लाई ऑफ बिटकॉइन, मार्केट डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बिटकॉइन, जो माइनर्स को आप इंसेंटिव्स देते हैं, वो जो आपके कंपटीटर्स करेंसीज हैं जैसे रिपल है, इथेरियम है, उनकी कॉस्टिंग क्या है, वो आपकी न्यूज़ एंड मीडिया और कुछ गवर्निंग जो रेगुलेशंस आती हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स के थ्रू अक्रॉस द इकोनॉमी, वो सब इसके प्राइजेस पे इफेक्ट करती हैं। उन्हीं सब रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, उन्हीं सब चीज़ों की वजह से इनके अंदर फ्लक्चुएशन आता है। जी सर, तो इनके फ्लक्चुएशन को काफी ध्यान में रखने की जरूरत है। जी सर, जैसे कि ये हमारे श्रोताओं का काफी अहम सवाल है, मैं मानता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब दुनिया में कदम रखती है तो उसको पसंद करने वाले भी होते हैं और उसकी घृणा करने वाले भी कई लोग होते हैं। तो बिटकॉइन को आखिर क्या समझना चाहिए लोगों को,
क्योंकि ये एक नई चीज़ है और इसको समझना अभी सही तरीके से हो नहीं पा रहा है किसी भी श्रोताओं का। जी, बेसिकली जो सिद्धांत बिटकॉइन के पीछे काम करता है वो है ह्यूमन फेथ इन नंबर्स, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स एंड एनक्रिप्शन। जो व्यक्ति इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, इन चीज़ों को देखते समझते हैं, उन सभी लोगों का बिटकॉइन के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। इसमें एक बोन ऑफ कंटेंशन है, दैट इज कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी लेन देन है, वो सारा एक सेंट्रलाइज्ड लेजर के अंदर स्टोर हो रहा है। ये सारी चीज़ें पीयर टू पीयर चल रही हैं। इनको कॉइन्स को क्रिएट करने के लिए माइनर्स हैं। माइनर्स जो आपका वर्क है उसको वेरीफाई भी करते हैं। जिन सब लोगों को ये सब चीज़ें पता हैं वो बिटकॉइन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि आने वाले समय में ये एक इंटरनेशनल करेंसी का रूप ले सकती है। तो इसी के साथ चलिए समय की समाप्ति हो गई है यहाँ पे। मैं अंकुर सर का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमें बिटकॉइन के बारे में अच्छी और बुरी चीज़ें बताई। अब श्रोताओं आप ही बताएं कि बिटकॉइन है क्या, और जो आपको समझ में आया हो वो हमसे शेयर करें। धन्यवाद अंकुर सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना ज्ञान देने के लिए इस विषय पे। श्रोताओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब अब आपको मिल गए होंगे और अब आप सही फैसला ले पाएंगे कि आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना है या फिर नहीं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस पॉडकास्ट को आप हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।